सवाल का सीएम ने दिया जवाब, जल्द खुलेंगी बिहार में चीनी मिलें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर तेजस्वी का दिखा विरोध, साइकिल चलाकर पहुंचे सदन में नेता प्रतिपक्ष, सरकार पर बोला हमला। और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। शोक सभा के बाद सदन हुआ स्थगित, अब सोमवार से चलेगा सत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और डीटीवी की इस खास स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से सदन चल रहा है और सरकार का ये पहला बजट सत्र है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन शुरुआत में ही जहां मजदूरों को 12 घंटे काम करने का मुद्दा माले विधायकों ने उठाया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देश में बढ़ रहे लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर साइकिल से आज सदन पहुंचे। इस दौरान नजारे काफी कुछ खास थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले महंगाई में डायन नजर आती थी और अब भौजाई नजर आती है। डायन नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। गरीब किसान मजदूर आम जनता, अरे मेरा काम जो कॉमन मैन है, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने कमर तोड़ दिया। पक्का तेल के, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है, लोगों का घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। सेंचुरी जो है वो मार दिया गया है पेट्रोल के दाम में। तो जिस प्रकार से बेहताशा वृद्धि हुई है, इसके खिलाफ हम लोग की मांग है कि सरकार जो है, जब कच्ची तेल का दाम प्रति बैरल जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है, तो कम से कम जो है महंगाई क्यों हो रही है, क्यों बढ़ाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी ने तो अलग से और टैक्स ठोक दिया, पेट्रोल का हो डीजल का हो। जब हम लोग इसके सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, तो सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं आती है, उनको कोई जानकारी नहीं होता है। और जब बोलते भी हैं तो वो बोलते हैं कि कच्ची तेल का दाम जो है बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट तय करता, अरे भैया आप गलत फैक्ट देते हैं, झूठी बात करते हैं। तो बिल्कुल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत से ही हमने देखा था विपक्ष जो है वो सरकार पर कई सारे मुद्दों को लेकर के हावी है। चाहे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से स्थिति बदली या फिर जो बिहार सरकार की तरफ से रिपोर्ट आए, लेकिन इस बीच महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले उन्हें बजट जो है, माफ कीजिएगा, जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो कुछ और दिखते थे, लेकिन आज कुछ और दिख रहे हैं। पहले वो डायन दिखती थी, लेकिन आज भौजाई दिख रही है। डीटीवी के इस खास स्पेशल में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में सदन में किस तरीके की स्थिति है और इसको लेकर के जहां एक तरफ सदन चल रहा है तो विपक्ष सरकार पर हावी है। ऐसे में सदन के आज छठे दिन स्थिति दिखी और शुरुआत सबसे पहले विपक्ष जो कि रोज रोज नए नए मुद्दे, नए नए तरीके अपना रहा है सरकार को घेरने में। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष की साइकिल यात्रा कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने के लिए भी बड़ी थी। लेकिन इस बीच सदन में जहां एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 फरवरी से जो स्थिति है और सदन में जो चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, तो आज स्वास्थ्य मंत्री भी सदन में जवाब दे रहे थे, विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हावी है उस पर वो बोल रहे थे और इस दौरान वो साफ तौर पर आज सदन में बोलते दिखे। लेकिन इस बीच हम बात कर रहे हैं कि आखिर में तेजस्वी को भौजाई दिख रही हैं। जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम अपने खास स्पेशल जो रिपोर्ट डीटीवी भारत का रहा उसमें हमने दिखाया था कि आखिर में तेल का खेल कैसे होता है। अब बात बिहार विधानसभा में भी उठने लगा है और इसको लेकर के साफ तौर पे जिस तरीके से स्थिति बदली है, उसके बाद जो हालात हैं उसको लेकर के भी तमाम जो स्थिति है उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये सरकार को घेरना कहीं ना कहीं स्थिति को अलग दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने
15 फरवरी को जिस तरीके से 15 फरवरी 2021 तक 331 स्वास्थ्य केंद्र, 893 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 98 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत कुल 1322 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित करने की बात कही थी। क्या कुछ कहा, पहले सुनते हैं सीधे मंगल पांडे को। क्या सदन में उन्होंने कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है। खंड 2 बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में जुलाई से सितंबर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की तो बिल्कुल सरकार जो है वो अपनी तरफ से जवाब तो दे रही है, विकास के वादे हो रहे हैं, विकास के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो किसी भी मुद्दे पर सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सदन में स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो विपक्ष जो है वो सरकार पर हावी होता दिख रहा है, क्योंकि छठे दिन की जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के दौरान साफ तौर पर विपक्ष अब भी मजबूत दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल निर्भय, जिस तरह से विपक्ष लगातार अपने विरोध का जो स्वर है तेज करता जा रहा है, वैसे में खासकर सरकार के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है। वो चाहे महंगाई का मसला हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, साथ ही डेवलपमेंट की जो बात हो रही है उस पर भी सरकार कई बार घिरती नजर आई है। वहीं रोजगार और पलायन जैसे इशू है, इस मसले पर विपक्ष लगातार सरकार से ये जवाब चाह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ आम आवाम की जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर लगातार सरकार घिरती नजर आई। अभी जो वर्तमान मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो आपने देखा पिछले 5 दिनों, छठा दिन है, 5 दिन से जो विधानसभा चल रही थी तो कई बार ऐसे सवाल पूछे गए। आपको याद होगा तेजस्वी ने जब सवाल पूछा, मुकेश सहनी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। तैयारियों का ये हुआ जो पुराने जो लीडर थे वहां पे उनको बचाव करते नजर आए। तो सरकार के पास अभी एक बड़ी दुविधा की स्थिति है। बिल्कुल, और इस दौरान सर जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी लगातार नेता प्रतिपक्ष को या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबको ये बार बार बताते हैं कि अभी जो नेता हैं या जो मंत्री हैं वो नए हैं, तो उनसे उसी तरीके के सवाल दें और बार बार मौका भी मांगते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष की जो जवाबदेही है कि विधानसभा में पूरी तरह से एक सामान्य स्थिति बनी रहे, कहीं पर कोई अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, सवाल और जवाब हो, जो जनता के जो सवालात हैं वो सवालात विपक्ष उठाए और सरकार की तरफ से माकूल जवाब आए। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। आज भी आपने देखा जिस तरह से साइकिल यात्रा उन्होंने की, उससे पहले वो ट्रैक्टर से पहुंचे थे विधानसभा और आज साइकिल से पहुंची। ये कहीं ना कहीं एक सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़े हैं, डीजल की कीमत बढ़े हैं, उसमें राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो अगर हकीकत अभी देखेंगे, हम लोग कुछ दिन पहले ही खबर भी चलाए थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत किस तरह से बेतहाशा बढ़ी है, वैसे में राज्य सरकार का जो वैट है, जो टैक्स है, वो बहुत ज्यादा है। अगर 29-30 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और वैट और टैक्स लगने के बाद जो कीमत बढ़ जाती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी एक बड़ी जवाबदेही है। असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, तो वहां भी राज्य सरकारों ने कुछ टैक्स कम किए हैं। लेकिन बिहार, हाँ, तो वहां पे कम हुआ है, लेकिन अगर बिहार सरकार यहाँ टैक्स कुछ कम करे तो शायद बिहार की जनता को राहत मिले। और यहाँ पर बिहार सरकार इस मामले पर कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। और यही वजह है कि लगातार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन से बाहर और सदन के अंदर, यानी सड़क से लेकर सदन तक उनका जो आक्रोश है, उनका जो सवाल है, लगातार उठ रहा है। और इस पूरे सवाल पर विपक्ष के जो सवाल हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं आया है, या यूं कहें ठोस जवाब नहीं आया है,
जिसकी वजह से आज की तारीख में आम आवाम परेशान है और विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल रहा है। ऐसे में जरूरत ये है निर्भय की सरकार की तरफ से या तो मुख्यमंत्री खुद आए। हालांकि तो ऐसे में क्या लगता है सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को देखा जाए तो वो लगातार विपक्ष पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई माकूल असर नहीं दिखता है जमीनी स्तर पर देखे तो। देखिए, मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश उन्होंने की है, और जब भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आता है तो अक्सर वो 2005 के पहले की गणना और आंकड़े प्रस्तुत करने लगते हैं, चाहे विकास का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो या कानून व्यवस्था का मसला हो। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहना कि 2005 में ये स्थिति थी और आज की स्थिति ऐसी है, जवाब ये नहीं है। जवाब ये होना चाहिए कि लगातार आप 15 साल से सत्ता में बने हुए हैं, अब 15 सालों में क्या हुआ, रोजगार कितना जनरेट हुआ, पलायन क्या रुकी। अभी आप देखें, कल उन्होंने एथेनॉल को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि और इसके जरिए रोजगार जनरेट होगा, और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 2006 में यूपी की गवर्नमेंट थी, अगर उस वक्त भी एथेनॉल के फैक्ट्री लगाने के लिए और यहाँ अगर उस पर कार्य करने की अनुमति दे दी होती तो एक बड़ा निवेश होता। प्रश्न ये उठता है कि 2014 से लेकर ये 2021 का दौर है, इस दौरान अगर सरकार है और एनडीए के एक अहम घटक दल है नीतीश कुमार, वैसे में क्या अगर 2014 में ही अगर ये काम हो गया होता, अगर इजाजत दे दी गई होती। आपसे आखिरी सवाल होगा कि जैसे रोजगार की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से सरकार ने 2025 तक ये कहा है कि बड़ा रोजगार का जो क्षेत्र होगा वो बिहार के लिए खुलेगा, क्या लगता है इन सारे मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार ने जो दावे किए हैं, क्या विपक्ष उससे संतुष्ट हो पा रही है? नहीं निर्भय, ये एकदम असंभव नहीं है। जो वर्तमान ढांचा है बिहार का, सरकार भले ही आंकड़े के जरिए ये कहे कि हम रोजगार देंगे और पूरी 2025 तक रोजगार का एक बेहतर स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन अगर धरातल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रोजगार की अभी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। रोजगार के नाम पर सरकार क्या कह रही है कि छोटे छोटे पॉलिटेक्निक संस्थान खोल रही है, या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो निवेश होना चाहिए था बड़े पैमाने पर वो भी नहीं हुआ। सरकार अपने स्तर से कोशिशें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतिगत ढांचा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से स्थिति बदली है, नेता प्रतिपक्ष जो है वो लगातार अपने स्तर से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो वादे हैं वो अपने स्तर से है। ऐसे में जहां एक तरफ सदन में विपक्ष सरकार की हर चाल पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खींचातान हमेशा जारी दिखती है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव विधानसभा में बिहार सरकार के हर उस काम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को बापू के 7 सिद्धांत की सीख दी है। नीतीश कुमार बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना या फिर नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना ही कार्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब चरित्र नहीं तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। सामाजिक पाप है, सामाजिक पाप बापू ने कहा, इसको भी ठीक ढंग से प्रचारित सरकारी कार्यालय में सब जगह तुम लोग लिखवा रहे हैं, स्कूल में कॉलेज सब जगह। क्या उन्होंने कहा? सिद्धांत के बिना राजनीति, अगर कोई राजनीति करता हो तो सिद्धांत नहीं है, ये पाप है, सामाजिक पाप। काम के बिना धन, मैंने काम करके ना धन इकट्ठा करिएगा, घुसखोरी करके धन लीजिएगा, बाएं दाएं करके धन प्राप्त करिएगा, तो काम के बिना धन, बापू ने कहा ये सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, बहुत लोगों को लगता है कि हम सुख में है, प्लीजर विदाउट कॉन्शियस। तो अगर विवेक नहीं है, विवेकशील नहीं है, तो सुख का क्या मतलब? चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। बहुत ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते थे। और बात करेंगे अब झारखंड विधानसभा की, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज से झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसमें 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा।
वहीं आज से शुरू हुए बजट सत्र के पहले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बजट अभिभाषण दिया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं और कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में कई कार्य किए हैं, इसकी हर जगह प्रशंसा भी हो रही है। सरकार का मूल मंत्र है विकास। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, क्योंकि राज्य सरकार विकास के लिए संकल्पित है। प्रतिफल है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में भी हमारी सरकार ने जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए जो अन्य राज्यों के लिए प्रदर्शक बने एवं इसकी सर्वोत्तर प्रशंसा हुई। हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हुए राज्यों को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प किया है। जनता की जिन आकांक्षा एवं अभिलाषों को पूरा करने के लिए राज्य का गठन हुआ, उनकी प्राप्ति के लिए सरकार पूरी मनोयोग से। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं के लिए शोक भी प्रकट किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही बोकारो सीट से विधायक विरंची नारायण, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रदीप यादव, सुदेश महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विनोद कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, विधायक सरयू राय आदि ने शोक संवेदना भी व्यक्त की। से 2000 तक मांडर विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत जी का भी निधन इसी बीच हुआ। खगड़िया के पूर्व सांसद कामेश्वर प्रसाद शंभू जी का भी निधन हुआ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव जी का भी निधन हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर जी का निधन 22 फरवरी 2021 को हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रांची के पूर्व विधायक देवदत्त साहू जी का निधन हुआ। बंगाल फिल्मों के प्रख्यात नेत्री सौमित्र चटर्जी का भी निधन हुआ। संथाली भाषा और संस्कृति के संवाहक पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय हांसदा आदिवासी जनजाति भाषाओं से में मिलावट एवं विकासशील बनाने के फिराक में आदिवासी समुदाय के जीवन शैली बदलने से दुखी थे। दुनिया के मेहनत महानतम फुटबॉलर डिएगो माराडोना जी का भी निधन हुआ। संथाली भाषा के विद्वान। वहीं शोक संवेदना के बाद सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन झारखंड के बजट सत्र के दौरान चलने वाली सदन की बात करते हैं तो बजट सत्र के दौरान कुल 16 कार्य दिवस होंगे, जबकि 10 दिनों का अवकाश होगा। बजट पेश होने के पूर्व 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बात करते हैं कि किस तरीके से सदन होगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो बजट सत्र के दौरान कुल 16 दिनों का कार्य दिवस होगा, जिसमें 10 दिनों का अवकाश होगा। बजट पेश होने के पूर्व 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 27 और 28 फरवरी को बैठक नहीं होगी, यानी कि सदन में अवकाश होगा। अब बात 1 मार्च की करेंगे। 1 मार्च को प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, फिर उसके बाद वाद विवाद और सरकार का उत्तर और फिर मतदान होगा। 2 मार्च की अगर बात करते हैं तो 2 मार्च को प्रश्नकाल होगा पहले सेशन में, उसके बाद द्वितीय में अनुपूरक पर सामान्य वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा। बात 3 मार्च की करें तो 3 मार्च को प्रश्नकाल होगा, उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय का उपस्थापन होगा। 4 मार्च को प्रश्नकाल होगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद होगा।
5 मार्च को प्रश्नकाल होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद चलेगा। 6 मार्च 7 मार्च को बैठक नहीं होगी, यानी कि इस दिन सदन में अवकाश होगा। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 21-22 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर सामान्य वाद विवाद होगा। सरकार का उत्तर भी इसी दिन देखने को मिलेगा, उसके बाद मतदान होगा। 9 मार्च को प्रश्नकाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर सामान्य वाद विवाद होगा और सरकार का उत्तर तथा फिर से मतदान होगा। 10 मार्च को प्रश्नकाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर सामान्य वाद विवाद और फिर सरकार का उत्तर। 11 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक बैठक नहीं होगी, यानी कि सदन में अवकाश होगा। 15 मार्च को प्रश्नकाल। वित्तीय आय व्यय पर चर्चा होगी और मांगों पर वाद विवाद होगा, फिर उसके बाद सरकार का उत्तर होगा। 16 मार्च को प्रश्नकाल। वित्तीय वर्ष के आय व्ययों पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर सामान्य वाद विवाद होगा, सरकार का उत्तर। इसी तरीके से 17 मार्च की बात करें तो 17 मार्च के बाद हाल वही होंगे कि 21-22 के आय व्यय के अनुदानों पर सामान्य वाद विवाद होगा और सरकार का उत्तर होगा। 18 मार्च को प्रश्नकाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर समान वाद विवाद और सरकार का उत्तर तथा मतदान। 19 तारीख को प्रश्नकाल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर सामान्य वाद विवाद और सरकार का उत्तर तथा आय व्यय के विनियोग विधेयक पर उपस्थापन एवं पारण होगा। 20-21 मार्च को बैठक नहीं होगी। 22 मार्च को प्रश्नकाल। राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य। 23 मार्च को प्रश्नकाल। राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य के साथ ही गैर सरकारी संकल्प भी होगा और इस तरीके से सदन फिलहाल के लिए यानी कि बजट सत्र के बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से झारखंड की ये जो स्थिति रही और झारखंड में सदन जो चलने वाला है उसकी पूरी जानकारी हमने दी। अब बात करते हैं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 28 एजेंडों को स्वीकृति मिली है, यानी कि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत से पहले कुल 28 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। बता दें कि 183 जेल में दैनिक कैजुअल कर्मी को अस्थायी किया गया है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 5 पदों की स्वीकृति मिली है। वही साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान को 1.9 लाख की स्वीकृति मिली है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रावधानों में संशोधन किया गया है। वही आंदोलनकारियों को चिन्हित कर नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति। नए आयोग का पुनर्गठन के पश्चात झारखंड हरित ऊर्जा सेस की मंजूरी। नाबार्ड को 61.19 करोड़ देने की स्वीकृति। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी दर की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि झारखंड विधानसभा की शुरुआत से पहले झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं कि झारखंड में विपक्ष जो है वो सरकार पर हावी हो और उससे दबाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी पहली तैयारी ऐसी रखी थी ताकि सदन में उसे बोलने के लिए मौका मिल सके और विपक्ष उन पर हावी ना हो। वही बात अगर झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में देखें तो संशोधन किया गया है और गिरिडीह के सरिया स्वास्थ्य व्यवस्था में 2 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति मिली है। रिम्स के चिकित्सकों को दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक नॉन पॉलिटिकल अलाउंस। तंबाकू उत्पाद पदार्थों में संशोधन। सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन करना कानूनन अपराध होगा। इसके साथ साथ अगर बात सार्वजनिक स्थलों पर हुक्का बार पर करें तो हुक्का बार की भी रोक लगा दी गई है। 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू खरीदने पर भी रोक है। खुली सिगरेट बिक्री पर रोक है। सभी सरकारी विद्यालयों में क्लास 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। मल्लाह कैट जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा करने की भी स्वीकृति मिली है। तो इसी के साथ ही जिस तरीके से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की बात की, तो इसके साथ साथ भी हमने अपने खास डीटीवी के इस स्पेशल में हमने आपको बताया कि झारखंड विधानसभा जो है वो कैसे चलने वाला है और इस पर डीटीवी भारत की लगातार नजर रहेगी और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।